जय हिंद दोस्तों सबसे पहले बधाई हो उन सभी प्री मैच्योर रिटायरी को जो कि 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर आए हैं ओन रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उनको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बधाइयां हैं आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस सब चीज को कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप पर पहले एक मैसेज आया दोस्तों। मैसेज आया तो अब आप ऐसा मत कहिएगा दोस्तों कि मैसेज आया, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, क्या है मैसेज ऑथेंटिकेट है या नहीं है। जब ये मैसेज आया तो इसकी ऑथेंटिसिटी मैंने चेक की दोस्तों, पूरा कोर्ट का ऑर्डर भी निकाला, सब कुछ निकाला और मैंने पाया दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एडवोकेट को इसके लिए अप्रोच किया, उन्होंने मुझे ऑर्डर की कॉपी भी भेजी। तो दोस्तों बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए थे उनके साथ भेदभाव हुआ था ओआरओपी में। उससे पहले के जो प्रीमैच्योर रिटायरी थे ऑन रिक्वेस्ट पर, उनको ओआरओपी के दायरे में लाया गया था, उनको ओआरओपी का लाभ दिया गया था और अब दिया भी जा रहा है पूरी लाइफ के लिए। लेकिन जो उसके बाद आए थे उनको नहीं मिल रहा था। अच्छा, पहले आप यह मैसेज देख लीजिए ग्रुप में जो मुझे आया था कि ओआरओपी अपडेट, हम आपको एक महत्वपूर्ण अद्यतन साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 नवंबर 2015 का, आपको पता ही है दोस्तों, मैं ये लेटर नहीं दिखाऊंगा आपको, जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन था या बाद में ओआरओपी 2, 3 के नोटिफिकेशन आए, इससे आपका समय बर्बाद होगा, मैं नहीं चाहता हूं। मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज में दिखा चुका हूं। तो जो पहला था ओआरओपी का वो यही था दोस्तों, ठीक है ना, जो नोटिफिकेशन था 7 नवंबर 2015 का। इसको जब इसकी नीति जारी की गई थी, लेकिन इसमें 1 जुलाई 2014 से पहले के सेवानिवृत्त हुए प्री मैच्योर रिटायरी को बाहर रखा गया था। वो सब आपको पता है दोस्तों, ठीक है ना, और जो प्री मैच्योर रिटायरी उनको तो पता ही है स्पेशली, ठीक है। अच्छा, आज अदालत ने फैसला सुनाया है कि 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पीएमआर रिटायरी को शामिल करना और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को बाहर रखना अवैध है, अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ये कोर्ट ने आदेश दिया दोस्तों, इसकी कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। कोर्ट ने यही कहा है कि आपने 1 जुलाई 14 से पहले वालों को, जो प्रीमैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट में, उनको तो दे दिया और उसके बाद वालों को नहीं दिया, तो यह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ओआरओपी का उद्देश्य समान रैंक और समान सेवा अवधि के पेंशन को समान करना है और इसलिए कट ऑफ तिथि के आधार पर एक श्रेणी को समान पेंशन से वंचित करना नीति के उद्देश्य के विरुद्ध है और सरकार ने इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया है। कोर्ट में दोस्तों सरकार कोई तर्क ही नहीं दे पाई इस चीज के लिए कि उनको अलग क्यों रखा गया है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्यों कट ऑफ डेट रखी गई है कि इससे पहले वालों को मिलेगा, इसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। तो इस चीज के पीछे सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जो तर्क है वो नहीं दिया जा सका कोर्ट में। अच्छा, यह तर्क की नीति के बाद पीएम रिटायरी जानते थे कि वे बाहर रखे जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पीएमआर के लिए आवेदन किया, क्योंकि यह उनका मूलभूत अधिकार है दोस्तों। इसके बाद भी कई प्रीमैच्योर रिटायरी आए हैं और आ भी रहे हैं दोस्तों, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं दोस्तों? कुछ लोगों को नियम पता है, कुछों को पता भी नहीं है, लेकिन जिनको पता भी है उनको पता है कि यहां हमारे साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए अगर हम आएंगे भी, अगर कोर्ट में लड़ेंगे तो हमको यह मिल जाएगा, क्योंकि यह आपका मूलभूत अधिकार है। और दोस्तों यह बिल्कुल शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आया था इसमें कि पीएमआर व्यक्तिगत रूप से और संगठन के लिए कैडर प्रबंधन के लिए हैं और यह स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त लोगों को नहीं दिया जाता है। जब पीएमआर रिटायरी को उनके अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। देखिए दोस्तों, जो पीएमआर रिटायरी होते हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, जब आप आते हैं तो पूरे नियम पेंशन के उनके ऊपर लागू होते हैं कि जब वो आएंगे तो जो अंतिम वेतन का उनको 50% है उनको दिया जाता है, कम्यूटेशन है उनको दिया जाता है, ग्रेच्युटी उनको दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जैसे रेगुलर पेंशन आते हैं, पूरी सर्विस करके आते हैं, सुपर एनुएट होकर के आते हैं, उनको दिया जाता है, तो उसी अनुसार इनको भी दिया जाता है जो पीएमआर रिटायरी हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो यहां पर भेदभाव क्यों? फिर ओआरओपी में स्पेशली भेदभाव क्यों? तो सामान्यीकरण की विधि में परिवर्तन के कारण इसे केवल इसलिए नहीं नकारा जाता, ये कोर्ट ने कहा है, क्योंकि वे एक निश्चित तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।
अब वो एक इसको इसलिए नहीं नकारा जा सकता, वो पहले तो आए नहीं है, जो उनका टर्म ऑफ सर्विस होगा वो तो करके ही आए हैं ना, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। जब उनको पेंशन दी जा रही है पूरी, तो उनको ओआरओपी में भी जो है स्थान दिया जाना चाहिए, उनको ओआरओपी भी समान रूप से लागू की जानी चाहिए। अब देखिए छठवां पॉइंट क्या है कि 7 नवंबर 2015 को नीति के जो ये ओआरओपी का नोटिफिकेशन है दोस्तों, 7 नवंबर 2015 का सबने देख लिया, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं, टाइम आपका वेस्ट होगा, कि नीति के अनुच्छेद 4, क्योंकि 4 नंबर में इस चीज को मेंशन किया गया है दोस्तों, देख लेना आप, के बाद नीति के संबंधित अनुच्छेद को अलग रखा गया है और सभी पीएमआर व्यक्तियों को ओआरओपी के लिए पात्र माना गया है। आप इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों, कि जो 4 नंबर में है इसको अलग रखा है, और पीएमआर व्यक्तियों को ओआरओपी के लिए पात्र माना, किसने माना है दोस्तों? कोर्ट ने माना है। अब देखिए इसके ऊपर जो है कुछ वो आए थे कि ये डायरी नंबर दीजिए, उसी के नीचे आए थे मैसेज में कि डायरी की ऑथेंटिकेट है, क्योंकि व्हाट्सएप में तो आपको मैसेज मिल जाते हैं ऑथेंटिकेट है या नहीं है, उसकी जांच करना जरूरी है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों सीधा एडवोकेट प्रदीप मिश्रा को, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का, इन्होंने भी जब एडवोकेट ने इस चीज का मैसेज भेजा था कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने ओआरओपी के संदर्भ में उन सैनिकों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने स्वयं के अनुरोध पर समय से पहले रिटायरमेंट लिया था, अब पीएमआर केस में भी ओआरओपी का लाभ मिलेगा। तो मैंने इनसे डायरेक्ट संपर्क किया दोस्तों, इनसे कहा कि भैया ठीक है, ये तो आप मैसेज भेज रहे हैं, हमें कोई कॉपी तो भेजिए, कोई कॉपी तो भेजिए जो जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों इन्होंने मुझे कॉपी भेजी, ये है वो कॉपी दोस्तों, जजमेंट की कॉपी, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एएफटी की प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की कॉपी है। आप इसका ओए भी चेक कर सकते हैं, ओए 313/2022 और एमए है मिसलेनियस एप्लीकेशन 415/2022 और ये एमए 416/2022। तो दोस्तों इसमें कई अधिकारियों ने, ज्यादातर इसमें अधिकारी हैं जिन्होंने केस किया, क्योंकि वो प्रीमेच्योर रिटायरी आए और उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला। बाकी आप यहां पर डिटेल दे सकते हैं दोस्तों, रिस्पोंडेंट ये तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन आप खुद इस चीज को देखिए दोस्तों। देखो कितने सारे इसमें जो है जिन्होंने ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सरकार के खिलाफ इस चीज को यहां पर रखा है। अच्छा, इनकी पूरी लिस्ट भी अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, एक थोड़ी ना है, कईयों ने केस किया है, एक साथ मिलकर के कईयों ने केस किया है। कुछ जो है केसेज को क्लब कर दिया गया है एक साथ में, ठीक है। ये देखिए ये लिस्ट देख रहे हैं आप दोस्तों, कमांडर गौरव मेहता, यहां से ये रिटायरमेंट का हुआ था 15 जुलाई 2017 को, इनकी अलग अलग रिटायरमेंट डेट है। ये सारे सीरियल नंबर देख रहे हैं, इन सब ने दोस्तों 33 और अभी आपको दिखाता हूं 62, इन सब ने जो है एएफटी में केस डाला था, क्योंकि ये पीएमआर रिटायरी हुए हैं। इसमें ज्यादातर दोस्तों ऑफिसर्स भी हैं और इवन की जेडब्ल्यू जेसीओ ओआर भी हैं, कुछ जो उस समय जागरूक रहे होंगे कि भाई हमने जो है कोर्ट में डालना है। तो जिन्होंने डाला दोस्तों, तो इसके ऊपर दोस्तों काफी लंबा है, आपको पता ही है कोर्ट की जो प्रोसीजर होता है लंबा होता है, हर चीज तथ्य रखे जाते हैं, हर चीज के ऊपर जो है काफी एनालिसिस किया जाता है, तभी कोर्ट डिसीजन देता है। कुछ अन्य केसेस भी होते हैं, उनको भी यहाँ पर वकील रखते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये कई सारी पेज का है, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों हिसाब किताब, लेकिन जो मैंने इसको हिंदी में ये वाले जो पॉइंट निकल करके आए हैं ना दोस्तों, लास्ट के जो जजमेंट दिया गया है, ये वाले जजमेंट, तो इनको मैंने हिंदी में जो है अनुवाद कर लिया, क्योंकि मैं वीडियो आपकी हिंदी में बनाता हूं तो जरूरी है कि हिंदी में अनुवाद करके ही आपको बताया जाए ताकि आपकी समझ में आए। तो 83 नंबर में जो लिखा हुआ है दोस्तों इस जजमेंट में, केवल जजमेंट बता रहा हूं, क्या तर्क वितर्क हुए उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है। तो पेंशन भोगी एक समान, ये कोर्ट का कहना है दोस्तों, पेंशन भोगी एक समान सामान्य श्रेणी बनाते हैं, जिसका कि ऊपर विस्तार से बताया गया, विस्तार हो गया है। पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पीएमआर कार्मिक भी इस श्रेणी में शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जैसा रेगुलर पेंशन ले रहे हैं लोग, उसी प्रकार से पीएमआर को भी लागू होता है। जब रिटायरमेंट होता है सारी चीजें वही मिलती हैं, ठीक है। तो पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पीएमआर कार्मिकों को पेंशन ब्याह और नियम सेवानिवृत्ति पर अब अपनी नियुक्ति की शर्तों के समापन पर सेवानिवृत्त होने वाले नियमित पेंशन भोगी के समान है। सेम जो रेगुलर पेंशन लेते हैं सारी चीजें समान है, कुछ अलग नहीं है। जैसा चाहे वो पीएमआर आए चाहे कोई आए, अगर उन्होंने अपनी पेंशनेबल सर्विस पूरी की है तो उनको सेम वही 50% पेंशन मिलती है, ग्रेजुइटी मिलती है, कम्यूटेशन मिलता है, उनकी फैमिली पेंशन भी उसी हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। आपको ईसीएचएस का कार्ड भी मिल रहा है, आपको जो है कैंटीन कार्ड भी मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आप पीएमआर आए हैं हवलदारी में तो आपको भैया कैंटीन कार्ड मिलेगा, उतनी फैसिलिटी मिलेगी। ईसीएचएस कार्ड में आपको भी मिले, आपके फैमिली को भी मिलेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि पीएमआर आया तो इसको कम दो ज्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर पेंशनेबल जो आपकी फैसिलिटी है वो सारी की सारी रेगुलर पेंशन के ही बराबर मिल रही है। हालांकि
अब देखिए दोस्तों, यहां पर से शुरू होती कहानी कि हालांकि 7 नवंबर 2015 की नीति के आगे शर्त के साथ लागू करने से भावी आवेदन का मतलब होगा कि पीएमआर पेंशनभोगी को विवादित नीति जारी होने से पहले बनाया गया अधिकार ओआरओपी का लाभ देने के मामले में छीन लिया गया है। यह देखिए दोस्तों, सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब चीज एक साथ चल रही थी, लेकिन ओआरओपी के मामले में दोस्तों उनको उनका अधिकार छीन लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक नियमित पेंशन भोगी के बराबर पेंशन प्राप्त करने के लिए पीएमआर कार्मिक को उपलब्ध निहित अधिकार विवादित नीति के अनुसार ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन के दौरान छीन लिया जाएगा। अब देखिए, ये मतलब जो ये लागू हुआ था, जो नोटिफिकेशन था ओआरओपी का, तो इसको उन्होंने एनालाइज किया है कोर्ट ने कि भैया क्यों छीन लिया जाएगा। एक समरूप वर्ग में अंतर पैदा करने के अलावा एक पीएमआर कार्मिक को उपलब्ध इस नियत अधिकार को छीनना, जो ये अधिकार है उनका, जब सब चीज अधिकार मिल रहे हैं तो केवल ओआरओपी के मामले में यह अधिकार छीनना विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के, क्योंकि दोस्तों अब आप बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय में तो यह ओआरओपी का मामला गया ही नहीं। दोस्तों, यह मामला नहीं गया है, लेकिन इस प्रकार के कई मामले वहां पर रखे गए, यहां पर एक तथ्यों के तौर पर कि चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के हों चाहे अदर कंपनीज के हों, कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इनके साथ हुआ। क्योंकि कोर्ट में तो आपको पता है दोस्तों, कई तथ्य रखने पड़ते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तक इस ये पीएमआर के ऊपर तो नहीं जाए, लेकिन इसी प्रकार के केसेज में दिया है। तो उनको जब रखा गया तो माननीय निर्धारित कानून के अधिनियम का उल्लंघन करता है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस प्रकार के उल्लंघन करता है। ठीक है ना, वहां पे कुछ अन्य तथ्य दिए गए थे। आपको अगर कोर्ट की कॉपी चाहिए दोस्तों, कोर्ट के ऑर्डर की, तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, अब देखिए इस फैसले के और उसके बाद लगातार किए गए कानून के संदर्भ में एक समरूप वर्ग में विभेद करना। समरूप वर्ग क्या हुआ दोस्तों? अरे कोई 20 साल में जो है पीएमआर हवलदार आ गया, पीएमआर नायब सूबेदार आ गया, पीएमआर जो भी आ गया, जवान आ गया, जो भी आ गया, ठीक है ना, तो वो एक समरूप ही तो है दोस्तों, वर्ग तो समरूप ही है। कोई सर्विस कर रहा है, कोई वहां से निकल गया, उतने में पीएमआर उसकी पेंशनेबल सर्विस हो गई। तो यहां पर विभेद हो रहा है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि 7 नवंबर 2015 के नीति पत्र के पैरा नंबर 4 में निहित, अभी देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको ये दिखाया था ना, ये वाला, ये जब मैं पढ़ रहा था तो आपने ये चीजें इस चीज में देख ली होंगी, यानी कि इसको ऑथेंटिकेट करती हैं इस चीज को कि हाँ यार ये चीज जो है ऑर्डर में भी है। ठीक है ना, और ये ऑर्डर मैंने दोस्तों हिंदी रूपांतरण किया है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पैरा 4 में निहित प्रावधान प्रकृति में भेदभावपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, भेदभावपूर्ण मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, और इसलिए कानून में अस्थिर है, यानी कि अस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है यह, इसके ऊपर चेंजमेंट हो सकते हैं। एक स्थिर का होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि स्थिर का मतलब उसके ऊपर पूरे तथ्य जो वो अगर चीज लागू की जा रही है तो उसके ऊपर कुछ चीज पॉइंट आनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसे लागू, और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो उसका उल्लंघन यहां पर किया गया और हम इसे रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम जो ये पैरा 4 है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आज के बाद, यानी कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायरी आ रहे हैं प्रीमैच्योर ऑन रिक्वेस्ट में, तो उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि हम निर्देश देते हैं और हम इसे मतलब उस पैरा नंबर 4 को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि पीएमआर कर्मियों को ओआरओपी का लाभ देने के मामले में उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। ओआरओपी योजना का लाभ उन्हें लाभ देने के मामले में बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ओआरओपी का लाभ उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, बिल्कुल उनको दिया जाए। इस आदेश के दर्शाए अनुसार कट ऑफ तिथियों को निर्धारित करने के आधार पर केवल कुछ व्यक्तियों को ही तथा आवेदकों जैसे अन्य को बाहर रखा गया ओए की अनुमति दी जाती था। लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना उसका निपटान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ये जो पूरा है दोस्तों, कोर्ट ने, दिल्ली एएफटी ने, कि प्रिंसिपल बेंच ने आदेश दे दिया है कि जो पीएमआर आए हैं, चाहे 1 जुलाई 30 जून 2014 के बाद आए हैं, उनको भी उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उनको भी ओआरओपी का लाभ दिया जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी तक ओआरओपी के ऊपर जो प्रीमैच्योर रिटायरी हैं उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया था, लेकिन यह पहला मामला है दोस्तों जिसमें डिसीजन आ चुका है। तो इसका मतलब आपकी राहें खुल चुकी हैं
कोर्ट में जाने की दोस्तों। और एएफटी और डिफेंस फोर्सेज के लिए तो डेफिनेटली दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाओगे नहीं, इधर उधर तो जाओगे नहीं, हाई कोर्ट में क्यों जाना। सबसे पहले तो एएफटी है ना दोस्तों, एएफटी में हमारे डिफेंस के भी रहते हैं, समझते हैं इस चीज को। और यहाँ पर ज्यादातर जो याचिकाएं होती हैं दोस्तों, हमारे अधिकारियों के द्वारा भी लगाई जाती हैं और जवानों के द्वारा भी लगाई जाती हैं, सभी के द्वारा लगाई जाती है। और वहां पर जजेज भी रहते हैं, मेजर जनरल रैंक के भी रहते हैं, वहां पर ब्रिगेडियर रैंक के भी रहते हैं, कुछ जजेज जो बेंच होता है उनमें ये भी शामिल, तो उनको सेना की समस्याओं के बारे में पता है दोस्तों। तो वो ज्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों, जो डिसीजन आते हैं वो जवानों के फेवर में आते हैं और वो बाद में उनको मिलते भी हैं दोस्तों। और अब तो वैसे भी एएफटी को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं दोस्तों। एएफटी को इवन की आपने देखा होगा कि सरकार अगर एएफटी के जो डिसीजन है उन पर निर्णय नहीं लेती है तो यहाँ पर अवमानना के केसेस भी डाले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि अभी नया नया है, आपने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में भी देखा होगा, अभी तो नया नया है यह, ठीक है ना केस, अभी यहाँ पर जो भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के कोर्ट जाना पड़े, एक राह खुल चुकी है दोस्तों, आपकी राह खुल चुकी है, उम्मीदें पूरी जग चुकी हैं क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन दे चुका है। तो आप चाहें तो दोस्तों एएफटी का रुख कर सकते हैं, कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी जाने की जरूरत नहीं है। एएफटी के वकील अगर आपके संपर्क में हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं मैटर के बारे में। वो दोस्तों जरूर सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एएफटी के वकीलों से अगर जो प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं, फायदा बहुत है दोस्तों, मिलेगा आपको। आपका क्या लेंगे दोस्तों, अगर वो फीस लेंगे भी तो 10,000, 15,000, 20,000, मुझे नहीं पता कितना लेंगे, क्या पता 25 भी लें या चाहे 5 ही हजार लें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना भी लेंगे, क्योंकि फ्री में तो काम कहीं नहीं होगा, देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही दोस्तों, उनको उनकी फीस तो देनी ही पड़ेगी। इस केस को लेकर के वो आप बात कर लेंगे किसी भी वकील से, जो कम में कर रहा हो आप कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर इसका डिसीजन मिलता है तो आपका लाखों का फायदा होना तय है। लाखों में जिस प्रकार से एरियाज मिले हैं, और वो भी मिलेगा कब से दोस्तों, 2014 से। जो जितने पुराने पेंशन होंगे उनका तो लाखों का होगा, किसी का 3, 4 लाख, 5 लाख का भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी सोच समझ दोस्तों आपकी है। अब हो सकता है आगे जाकर के क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सबके लिए एक साथ लागू कर दिया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ज्यादातर केस में आपने देखा जो कोर्ट में जा रहे हैं उनके लिए तो लागू हो जा रही है, नहीं जा रहे हैं तो चल रहा है भैया, ऐसा काम चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आपके भी कुछ कमेंट, आपके दिमाग में कुछ विचार हो, आपका कुछ बोलना हो आपको, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना। तो वीडियो समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।